स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूं आपके लिए BHIE 141 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड उनका आंसर। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है जिसका कोई जवाब नहीं है। आपके एग्जाम में अगर बिल्कुल भी पूरे साल में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी अगर आप ये क्वेश्चन करके जाते हो तो आसानी से 70 प्लस ला सकते हैं। ये इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ध्यान से आपको समझना है और इनका पिछले बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, सभी वीडियोस आपको देख लेना है और एग्जाम देना है, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। ठीक है, चलो आपका जो टाइटल है स्टूडेंट्स, आपका टाइटल है चीन का इतिहास। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और देखिए स्टूडेंट्स, आप ये नहीं, अगर देखिए अभी क्या होता है, एग्जाम जो होता है वो 4 पेज 5 पेज लिखना पड़ता है उसमें। तो ऐसा क्या होता है कि हम लोग सभी क्वेश्चन को इतना याद नहीं, 4-5 याद करने के लिए जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। एक सब्जेक्ट नहीं है तो 4 पेज 5 पेज याद नहीं कर पाते। तो लेकिन एक तरीका है समझ के, हम अगर क्वेश्चन आंसर को ध्यान से समझेंगे ना, आसानी से याद कर लेंगे, आसानी से अब लिख पाएंगे एग्जाम में। तो इसीलिए कोशिश कीजिए समझने का, ना कि आप इसे रट्टा मारेंगे, ना आप सोचेंगे पीडीएफ ले लेंगे बस इसको रीड करेंगे, ना रट्टा मारेंगे, नहीं। आपको पहले समझना, एक बार पूरा वीडियो देखना है पूरा, उसके बाद पीडीएफ लेना है। पीडीएफ मैं फ्री में दे रहा हूँ, पीडीएफ लेना है, देन आपको क्या करना है, तैयारी करना है, एग्जाम देने के लिए जाना है, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। तो ये पीडीएफ आपको बता दूंगा लास्ट में कैसे मिलेगा। स्टूडेंट देखिए, आपका पहला प्रश्न है, चीन में 1911 की क्रांति पर संक्षेप में लिखिए। तो 1911 की क्रांति के बारे में आपको बताना है। तो देखिए ध्यान से सुनिए, 1911 की क्रांति जिसे सिन्हाई क्रांति भी कहते हैं, 1911 की जो क्रांति है हुई थी चीन में, तो ये उसे सिन्हाई क्रांति भी कहा जाता है। चीन ने इसमें 1911 की क्रांति ने चीन के 1911 की क्रांति ने चीन के अंतिम शाही राजवंश किंग राजवंश का अंत कर दिया। ठीक है, किसने किया था? अंतिम शाही राजवंश ने क्या किया था? किंग राजवंश का अंत कर दिया था और चीन गणराज्य की क्या कर दिया था? स्थापना। यह क्रांति शाही शासन के प्रति जनता के असंतोष, सुधारों की धीमी गति और औपनिवेशिक दबाव के कारण हुई। इस कारण क्रांति ने चीन में 2000 साल से अधिक पुराने राजशाही शासन को क्या कर दिया? पूरी तरह से समाप्त कर दिया। और क्या किया फिर बाद में? एक गणतंत्र की स्थापना की जिसने आधुनिक चीनी राजनीति की नींव रखी। उसके बाद क्रांति के अगर कारण की बात करें तो क्वेश्चन में जैसे पूछा गया है कि क्रांति पर आपको संक्षेप करना है, तो इस क्रांति के बारे में आप ये समझना कि कारण, इसका क्या कारण थे क्रांति के। तो क्रांति के कारण की अगर बात करें तो क्रांति के पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण तो यहाँ पर लिखा है मंचू राजवंश की कमजोरी। मंचू शासक विदेशी शक्तियों के सामने लगातार हार रहे थे और देश के भीतर सुधारों को लागू करने में विफल रहे थे। इसलिए इसलिए कारण थे, इसलिए इसमें भी ये भी एक कारण था क्रांति का। उसके बाद दूसरा क्रांति कारण था विदेशी हस्तक्षेप। ब्रिटेन और अन्य देशों के प्रभाव ने चीनी लोगों में देशभक्ति और सरकार के प्रति असंतोष पैदा किया और ये भी एक कारण था क्रांति के। ठीक है, अगला है आर्थिक समस्या। रेलवे के राष्ट्रीयकरण को लेकर विवाद और अपर्याप्त मुआवजे में प्रांतीय कुलीनों और आम जनता को सरकार के खिलाफ कर दिया था। इसके वजह से भी क्रांति हुआ। नए विचार। डॉक्टर डॉक्टर सन यात सेन ने लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के विचारों को बढ़ावा दिया, जिसने क्रांतिकारी भावनाएं क्या किया? मजबूत किया। ठीक है, इससे क्रांतिकारी भावनाएं मजबूत हुई। अब बात करते हैं इस कारण के बाद परिणाम की, क्या परिणाम हुआ था। तो क्रांति का मुख्य परिणाम शाही व्यवस्था का पतन था। क्रांति जो हुआ था, क्रांति का चीन की एक, इस क्रांति के जो मुख्य उद्देश्य था, उस उद्देश्य था कि भाई वो शाही जो है वो उस व्यवस्था को पतन किया जाए। राजवंश का अंत हुआ। 1912 में अंतिम सम्राट 6 वर्षीय पुई को सिंहासन छोड़ना पड़ा, है ना, 6 वर्ष से गए थे, उसे सिंहासन को छोड़ना पड़ा और जिससे 300 साल पुराने किंग राजवंश का इससे अंत हो गया। आगे है गणतंत्र की स्थापना। चीन चीन एशिया का पहला देश बना जहां गणतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई और डॉक्टर सन यात सेन इसके पहले अस्थायी क्या बने? राष्ट्रपति बने। अब बात करते हैं अस्थिरता की। हालांकि यह राजवंश गिर गया, लेकिन क्रांति के बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता और क्षेत्रीय सरदारों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, चीन में राष्ट्रवाद के उदय पर एक लेख लिखिए। तो चीन में राष्ट्रवाद
का उदय कब हुआ ये बताना है। तो चीन में राष्ट्रवाद का उदय, देखिए चीन में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं से 20वीं सदी के 20वीं शताब्दी के दौरान कई आंतरिक और बाहरी कारकों के कारण हुआ, जो मुख्य रूप से विदेशी साम्राज्यवाद के प्रतिरोध और एक मजबूत आधुनिक राष्ट्र बनाने की इच्छा से प्रेरित था। यह एक जटिल प्रक्रिया थी जिसने सदियों पुराने शाही ढांचे को चुनौती दी और देश के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। विदेशी हस्तक्षेप का प्रभाव देखिए, चीन में राष्ट्रवाद की चिंगारी 19वीं सदी के मध्य में पश्चिमी शक्तियों के बढ़ते दबाव के कारण भड़की। अफीम युद्धों में चीन की हार और असमान संधियों ने किंग राजवंश की कमजोरी को उजागर किया। इन संधियों ने चीन की संप्रभुता का हनन किया और विभिन्न बंदरगाहों को विदेशी नियंत्रण में दे दिया। इस अपमान ने चीनी बुद्धिजीवियों और जनता के बीच एक गहरी राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया कि देश को अपनी गरिमा और स्वतंत्रता वापस पाने के लिए एकजुट होना चाहिए। अफीम युद्ध का देखो, अफीम युद्ध ब्रिटेन के खिलाफ इन युद्धों में हार ने चीनी सेना की अक्षमता और सरकार की कमजोरी को स्पष्ट किया। अफीम युद्ध के यह हुआ था, अफीम युद्ध में हार जो हुआ था ब्रिटेन के खिलाफ हुआ था। तो ब्रिटेन के खिलाफ इन युद्धों में हार हुआ। हार ने चीनी सेना की अक्षमता और सरकार की कमजोरी को क्या किया, स्पष्ट किया। फिर अगला है असमान संधियां। नानजिंग और अन्य संधियों ने चीन को विदेशी शक्तियों के लिए खोल दिया और क्षेत्रीय रियायतें देने पर मजबूर किया। अब अगला है बौद्धिक और राजनीतिक आंदोलन। ये एक राष्ट्रीय भावना है। बौद्धिक और राजनीतिक आंदोलन देखो, जैसे जैसे विदेशी प्रभाव बढ़ा, चीनी विद्वानों और सुधारकों ने पारंपरिक सोच पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। वे पश्चिमी विचारों जैसे लोकतंत्र, विज्ञान और राष्ट्र राज्य की अवधारणाओं से प्रभावित हुए। डॉक्टर सन यात सेन इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने थ्री पीपल्स प्रिंसिपल, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और लोगों की आजीविका के विचार को बढ़ावा दिया, जिसने शाही व्यवस्था को उखाड़ फेंकने और एक आधुनिक गणराज्य की स्थापना का आह्वान किया। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, ताइपिंग विद्रोह विफल क्यों हुआ? चीन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो ताइपिंग विद्रोह देखिए, ताइपिंग विद्रोह विफल होने के कई कारण थे और इसका चीन पर गहरा और विनाशकारी प्रभाव पड़ा। यह विफलता मुख्य रूप से आंतरिक कलह, प्रभावी नेतृत्व की कमी और शाही सरकार के दृढ़ प्रतिरोध के कारण हुई। और इनकी विफलता के मुख्य कारण की बात करें तो देखिए, विद्रोह 1850 से लेकर 1864 तक चला और निम्नलिखित कारणों से विफल रहा, जैसे कि पहला, आंतरिक संघर्ष और नेतृत्व की कमी। विद्रोही नेतृत्व ने आपसी कलह और फूट थी। विद्रोही नेतृत्व में आपसी कलह और फूट थी। हांग सियूचुआन ने अन्य महत्वपूर्ण नेताओं जैसे कि यांग सिगाकिंग और वेई चांगहुई को मरवा दिया, जिससे आंदोलन क्या हो गया, कमजोर हो गया। आगे है आपका पॉइंट, प्रभावी रणनीति का अभाव। ताइपिंग सेना बड़े शहरों पर कब्जा करने में सफल रही, लेकिन वे प्रशासन चलाने और अस्थायी नियंत्रण बनाने में विफल रहे। बाहरी सहायता की कमी। विद्रोह को विदेशी शक्तियों विशेषकर ब्रिटेन और फ्रांस का समर्थन नहीं मिला। इन शक्तियों ने अंततः किंग राजवंश का साथ दिया क्योंकि उन्हें एक अस्थिर सरकार में अधिक व्यापारिक हित दिखाई दिए थे। अगला है किंग सेना का प्रतिरोध। हालांकि शुरू में किंग राजवंश कमजोर लग रहा था, लेकिन उन्होंने स्थानीय सैन्य नेताओं जैसे झेंग गुओफान के नेतृत्व में एक प्रभावी सेना खड़ी की, जिसने विद्रोह को कुचल दिया। चीन पर क्या प्रभाव पड़ा इसका देखिए, ताइपिंग विद्रोह का चीन पर भयानक प्रभाव पड़ा, जिससे देश की नींव हिल गई। जनसंख्या में भारी गिरावट आ गई इससे। यह इतिहास के सबसे खूनी गृह युद्धों में से एक था।
भाई भयंकर खूनी युद्ध हुआ था, जिसमें अनुमानित 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए। 2 से 3 करोड़ लोग, बताओ आप सोचिए कितना जनसंख्या में गिरावट आएगा। 200-300 करोड़ यही है, आप सोच सकते हो। अगला है आर्थिक बर्बादी हुआ। युद्ध ने चीन के मध्य और दक्षिणी हिस्से को तबाह कर दिया था, जिससे कृषि और व्यापार भी क्या हो गए थे, कृषि और व्यापार दोनों नष्ट हो गए थे। अगला यहाँ पर देखो, नाश का कारण किंग राजवंश का कमजोर होना। यद्यपि किंग राजवंश ने विद्रोह को दबा दिया, लेकिन यह बुरी तरह कमजोर हो गया। स्थानीय सरदारों और सैन्य नेताओं की शक्ति बढ़ गई, जिससे केंद्रीय सत्ता क्या हो गई, कम हो गई। आधुनिकीकरण की आवश्यकता। इस विद्रोह ने चीनी अधिकारियों को सैन्य और प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता का एहसास कराया, जिससे बाद में स्व मजबूती आंदोलन को बल मिला। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, चीनी विचारधारा पर कन्फ्यूसीवाद के प्रभाव की जांच कीजिए। तो इसे भी समझिए ध्यान से। कन्फ्यूसीवाद कन्फ्यूसीवाद चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस के विचारों पर आधारित एक नैतिक सामाजिक दर्शन है। इसने चीन की संस्कृति, राजनीति, समाज और लोगों के व्यवहार को गहराई से प्रभावित किया। इसको अलग अलग बिंदुओं से समझा जा सकता है, जैसे कि नैतिक मूल्यों पर प्रभाव। कन्फ्यूसीवाद ने चीनी समाज में नैतिकता, आदर, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और न्याय जैसे मूल्यों को मजबूत बनाया। इसके वजह से बुजुर्गों को सम्मान मिला, माता पिता के प्रति कर्तव्य आए, शिक्षक व शासक के प्रति आदर आया, और ये आज भी चीनी परिवार और समाज के मुख्य मूल्य बने हुए हैं। अगला, परिवार केंद्रित समाज का निर्माण। कन्फ्यूसीवाद परिवार को समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानता है। इससे चीन में संयुक्त परिवार अनुशासन और पारिवारिक परंपराओं का महत्व बढ़ा। परिवार में हर सदस्य का एक निर्धारित कर्तव्य माना गया, जिससे सामाजिक स्थिरता बनी। अगला पॉइंट आपका है, शासन और प्रशासन पर प्रभाव। कन्फ्यूशियस ने सुशासन के लिए नैतिकता पर आधारित राजनीति का समर्थन किया। राजनीति का क्या किया, समर्थन किया। इससे चीनी राजनीतिक प्रणाली पर कई प्रभाव पड़े। शासक को नैतिक आदर्श होना चाहिए, सत्ता का उपयोग जनता के भले के लिए होना चाहिए, अधिकारियों की जो नियुक्ति है उन्हें योग्यता के आधार पर लिया जाना चाहिए। चीन में सिविल सर्विस परीक्षाओं की शुरुआत भी कन्फ्यूशियस विचारों से प्रेरित थी। अगला है शिक्षा के महत्व में वृद्धि। शिक्षा के महत्व में वृद्धि। कन्फ्यूशियवाद ने शिक्षा को उच्च स्थान दिया। कन्फ्यूशियवाद ने शिक्षा को उच्च स्थान दिया। इससे चीन में शिक्षा व्यवस्था विकसित हुई और समाज में विद्वानों, शिक्षकों और पढ़े लिखे वर्ग को विशेष सम्मान मिला। वर्ग को क्या मिला, विशेष सम्मान मिला। आज भी चीनी समाज शिक्षा को अत्यधिक महत्व देता है। अगला है आपका पॉइंट यहाँ पे, सामाजिक स्थिरता और अनुशासन पर प्रभाव। कन्फ्यूशियवाद ने समाज में अनुशासन, समरसता, सद्भाव और व्यवस्थित जीवन को बढ़ावा दिया। इसका सिद्धांत था कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे तो समाज में समस्याएं कम हो जाएंगी। धर्म और संस्कृति पर प्रभाव क्या पड़ा, देखिए कन्फ्यूशियवाद का। तो कन्फ्यूशियस विचारधारा किसी धार्मिक पूजा या देवी देवताओं पर नहीं, बल्कि नैतिक आचरण पर आधारित थी। फिर भी इसने चीन की धार्मिक परंपराओं, त्योहारों और सांस्कृतिक रीति रिवाजों पर बड़ा असर छोड़ा, जैसे पूर्वज पूजा, नैतिक अनुष्ठान और आध्यात्मिक अनुशासन। आधुनिक चीन पर प्रभाव। आज भी चीनी शासन, नीति, परिवार, संस्कृति, नैतिकता और आर्थिक अनुशासन में कन्फ्यूशियवादी मूल्य दिखाई देते हैं। आधुनिक समय में इसे न्यू कन्फ्यूशियनिज्म के रूप में भी क्या किया जाता है, पुनर्जीवित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1949 की क्रांति के बाद आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में हुए परिवर्तनों की चर्चा कीजिए। 1949 में माओ से तुंग के नेतृत्व में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति हुई, जिसने चीन की साम्राज्यवाद, सामंतवाद और पूंजीवादी शोषण से मुक्त कर एक समाजवादी राज्य की दिशा में आगे बढ़ाया। इस क्रांति के बाद चीन के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में
व्यापक परिवर्तन आए हुए। पहला कौन सा? पहला हुआ आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, यानी कृषि सुधार हुआ। इसमें जमींदारी व्यवस्था समाप्त हो गई, जमीनें किसानी में बटी, बड़े पैमाने पर भूमि सुधार लागू हुए। बाद में पीपुल्स कम्यून बनाकर सामूहिक खेती शुरू की गई। नेक्स्ट है औद्योगिकीकरण की भी शुरुआत हो गई। भारी उद्योग जैसे स्टील, मशीनें, रसायन को तेजी से विकसित किया गया। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण बढ़ा। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कार्यक्रम शुरू किया गया, जिससे चीन को औद्योगिक शक्ति बनाया था। अगला नियोजित अर्थव्यवस्था शुरू हुई। 5 वर्षीय पंच योजनाएं क्या होगी? शुरू हो गई। सरकार ने उत्पादन, निवेश, व्यापार और कीमतों पर नियंत्रण किया। आत्मनिर्भरता की नीति, विदेशी देशों पर निर्भरता कम की गई। देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। अगला है आपका राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन। एक दलीय शासन, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई और यही एकमात्र राजनीतिक पार्टी बन गई। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण लागू हुआ। अगला आपका समाजवादी व पूंजीवादी प्रभाव का अंत हुआ। विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप समाप्त हो गया। चीन में स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। स्टूडेंट्स, अगला है आपका राष्ट्र एकता। तिब्बत, सिनजियांग जैसे क्षेत्रों को मजबूती से चीन के साथ जोड़ा गया। देश में राजनीतिक स्थिरता बढ़ी। प्रशासनिक सुधार क्या हुआ? पुरानी नौकरशाही को हटाया गया। राजनीतिक शिक्षा और कम्युनिस्ट विचारधारा को प्रशासन में शामिल किया गया। तीसरा आपका पॉइंट इसमें आता है सामाजिक क्षेत्र में भी परिवर्तन आए। पहला तो सामाजिक समानता, सामंती वर्ग व्यवस्था समाप्त की गई। सभी को समान अधिकार देने की दिशा में कदम उठाए गए। श्रम को सम्मान की अवधारणा फैली। अगला इसमें महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति, कार्य और विवाह के अधिकार मिले। जबरन विवाह या बहुपत्नी प्रथा बंद हो गई। बहुपत्नी प्रथा मतलब एक से अधिक, है ना, एक पत्नी रहने पर भी दूसरा पत्नी शादी कर लेता है, तीसरा शादी कर लेता है, ऐसे ये सब प्रथा बंद हुई। आगे शिक्षा में क्रांति आई। साक्षरता अभियान चलाया गया। आम जनता को शिक्षा उपलब्ध कराई गई। विज्ञान और तकनीक को महत्व दिया गया। नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई गई। सामूहिक चिकित्सा व्यवस्था लागू की गई। सांस्कृतिक सुधार हुआ। पुरानी परंपराओं को चुनौती दी गई। नई समावेशी संस्कृति को अपनाया गया। सांस्कृतिक क्रांति 1966 के दौरान युवाओं और किसानों की भूमिका बढ़ी। इस तरह से ये सभी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट, जल्दी से आप इन सभी क्वेश्चन का प्रिपरेशन कीजिए और एग्जाम दीजिए। अब एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस पीडीएफ को अगर लेना चाहते हैं तो आप जाइए स्टूडेंट टेलीग्राम में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर आप सर्च करेंगे, नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम में जाके 3 लाइन पे क्लिक करके 3 जो डॉट होगा साइड में, आप तो इतना जानते हैं, इतना तेज तो है, आपको सर्च खोजना है। सर्च पे जाके आपको कोड का नाम लिखना है। आपका कोड आपके सामने आ जाएगा। फिर कोड को पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद इसमें पासवर्ड लगेगा। पासवर्ड आपको इंस्टा में मैं देता हूँ, क्योंकि इसलिए देता हूँ कि मुझे ये पता चले मेरा कौन सा स्टूडेंट एक्टिव है, कौन सा एक्टिव नहीं है। उनसे बातें होती है, थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई मेरे से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको इंस्टा में देता हूँ पासवर्ड, और वो भी रिस्पेक्ट के साथ आप मांगेंगे तो। अगर रिस्पेक्ट से नहीं मांगेंगे तो आप पासवर्ड भी नहीं मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो तक देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़ेंगे। चैनल पे बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।